देखिए ऐसा लगता है अब की बार चेन्नई सुपर किंग्स अपना छठा कप जीतने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। देखिए आईपीएल 2026 अभी खत्म हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आईपीएल की खबरें खत्म नहीं हो रही। अभी से आईपीएल 2027 को लेकर सभी टीमों ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है और इनमें भी सबसे पहले चेन्नई ने मोर्चा खोला है। आईपीएल ट्रेड की बात हो या फिर अपनी टीम बनाने की बात हो, चेन्नई अब की बार लीड ले रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है, सारे काम इस हिसाब से कर रही है जिससे आईपीएल 2027 में अपनी बेस्ट टीम उतार सके। अभी रिसेंटली चेन्नई ने अपने सारे प्लेयर्स के लिए 3 दिन का कैंप लगाया था, जहां पर चेन्नई के सभी प्लेयर्स को बुलावा भेजा गया था। मेनली तो ये कैंप फिटनेस चेक करने के लिए था, क्योंकि चेन्नई ये चेक करना चाहती थी कि उनके पास जितने प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस इस वक्त कैसी है। आपको बता दें चेन्नई 2026 में सबसे ज्यादा घायल टीम रही थी। आयुष महात्रे हो, महेंद्र सिंह धोनी, जेमी ऑर्डन हो या खलील अहमद, एक एक करके सारे प्लेयर इंजरी की वजह से टीम से बाहर होते चले गए। इसी वजह से ये फिटनेस कैंप लगाया गया था ताकि टीम मैनेजमेंट ये देख पाए कि किस खिलाड़ी की इस वक्त क्या फिटनेस है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी बेसिस पर आने वाले टाइम में चेन्नई अपनी रिटेंशन और ट्रेड दोनों अनाउंस करेगी। अगर कोई प्लेयर फिटनेस के मामले में हल्का पड़ा तो उसको या तो रिलीज कर दिया जाएगा या फिर टीम ये देखेगी कि इसको देखकर किसी दूसरी टीम से बेहतर खिलाड़ी लिया जा सके, यानी ट्रेड किया जा सके इस प्लेयर को। चेन्नई ने आईपीएल 2026 में 6 मैच जीते थे, इसीलिए टीम अब बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई है, क्योंकि लगातार 3 सीजन हो गए जब चेन्नई टॉप 4 में नहीं पहुंची है। एक ऐसी टीम, इसके लिए कहा जाता था कि आईपीएल होता ही इसलिए ताकि चेन्नई से बाकी टीमें फाइनल खेल सके। अब ये टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पा रही है, इसी रीजन से चेन्नई अब एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रही है। अब सारे प्लेयर इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ फिटनेस चेक नहीं करी जाएगी दोस्तों। इनसाइड सोर्सेज बता रहे हैं कि इस कैंप में चेन्नई का रिव्यू परफॉर्मेंस भी हुआ है कि आखिर 2026 उनके लिए इतना खराब क्यों गया, जबकि ऑक्शन तक चेन्नई वाले काफी होपफुल नजर आ रहे थे कि उन्होंने बढ़िया टीम बनाई है। उनको प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे खिलाड़ी मिल गए थे जिन पर बताया जा रहा था कि चेन्नई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। उनको धोनी का सबसे काबिल उत्तराधिकारी और वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू भी मिल गया था। ऋतुराज गायकवाड़ उनके रेगुलर कैप्टन वापस आ चुके थे और उनके पास आयुष महात्रे, उर्विल पटेल जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी शामिल थे। इसके बावजूद आखिर चेन्नई 2026 में कैसे पीछे रहेगी, इस बात की रिव्यू मीटिंग की गई है और इस मीटिंग में जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा अमेजिंग पॉडकास्ट जो अभी रिसेंट पॉडकास्ट हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ किया है उसे देखना मत भूलना दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अमित दुबे से हमने इस जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट हुआ है ना उसको लेकर, क्या मेटा ने बदमाशी की है, क्या सोशल मीडिया पर एल्गोरिथम्स चेंज हुए हैं, इसको लेकर बहुत सारी बातें की हैं, बड़े सारे वीडियोस इसके वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। तो आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चेन्नई की जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई है उस रिव्यू मीटिंग का पॉइंट नंबर 1 क्या था। देखिए चेन्नई मैनेजमेंट ने यह माना है कि क्वालिटी बॉलिंग यूनिट ना होना टीम के लिए साल 2026 में सबसे घातक साबित हुआ। अगर आप 2026 में चेन्नई की बॉलिंग का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टुकड़ों में भी अच्छी परफॉर्मेंस आई है उनकी, बस टुकड़ों में। नूर अहमद शुरू में बेअसर साबित हुए, इसके बाद उन्होंने अच्छा किया। अकील हुसैन अच्छा तो कर रहे थे, लेकिन उनका ज्यादातर तभी उनको मौका दिया जाता था जब सामने वाली टीम के टॉप ऑर्डर में बाएं हाथ के बल्लेबाज होते थे। जब ऐसा नहीं होता था तो हुसैन को खिलाया नहीं जाता था। खलील अहमद ने शुरुआत अच्छी करी, फिर उन्होंने अपनी रिदम खो दी और अल्टीमेटली इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और इंजरी ही चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह तब साबित हो गई जब जेमी ऑर्टन, जो कि चेन्नई के एकमात्र डेथ ओवर गेंदबाज थे, वो भी इंजर्ड होकर बाहर चले गए। चेन्नई के साथ साल 2024 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी गेंदबाजी यूनिट में पावर प्ले बॉलिंग तो बहुत सारी थी। ऐसे में बहुत सारे पावर प्ले स्पेशलिस्ट थे जो कि 1 से 6 ओवर बहुत अच्छा डालते थे, लेकिन उनके पास एक भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं था। इसको अगर आप और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप आईपीएल 2026 में चैंपियन टीम आरसीबी का एग्जांपल ले सकते हैं, जिनके पास पावर प्ले में बॉलिंग डालने के लिए जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज थे, और मिडिल ओवर में उनके पास कृणाल पांड्या जैसा स्पिनर था जो कब बाउंसर डाल देगा पता नहीं चलेगा। और फिर डेथ ओवर्स में सरप्राइज पैकेज रसिक सलामदार थे जिन्होंने सच में बहुत इंप्रेस किया और अकेले दम पर आरसीबी की डेथ बॉलिंग को संभाल लिया। यानी एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने तो परफॉर्मेंस किया ही, लेकिन नए प्लेयरों ने भी आरसीबी के लिए अच्छा काम करके दिया, जिसकी वजह से वो चैंपियन बनी। और यही काम चेन्नई के साथ नहीं हो। खैर, चेन्नई के रिव्यू मीटिंग का पॉइंट नंबर 2 कि चेन्नई ने यहां पर किन प्लेयर्स ने अच्छा किया और किन प्लेयर्स ने खराब किया उन पर भी खुलकर बात की गई है। जिन प्लेयर्स का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं रहा उनमें खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर शिवम दुबे का नाम भी शामिल है। आपको बता दें ऋतुराज के लिए T20 बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, यानी वो एकदम आती चौका छक्का मारने वाले खिलाड़ी नहीं है। इस वजह से या तो उनके बल्ले से रन नहीं आए और जब आए तो इतने धीमे आए कि मैच हाथ से निकल जाता था। कई लोगों को लग रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ की धीमी बल्लेबाजी की वजह से चेन्नई को डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि उनके पास आयुष मात्रे जैसा बैटर भी शामिल था जो कि संजू के साथ आकर ओपनिंग में ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकता था और पावर प्ले मैक्सिमाइज कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ ने पूरे सीजन ओपनिंग करी। फॉर्म में न रहने की वजह से यह फैसला गलत साबित हुआ। इसी तरह शिवम दुबे ने जिस तरीके से चेन्नई के लिए बहुत बार विनिंग परफॉर्मेंस दी है वो अब की बार नहीं दे पाए। इंपैक्ट प्लेयर रूल
रूल की वजह से गेंदबाजी तो उनको वैसे भी ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन बल्लेबाजी में भी वो बहुत सारे मैच फिनिश नहीं कर पाए। उनकी परफॉर्मेंस काफी एवरेज रही। ऐसा लगा कि जो विरोधी टीम थी वो उनके खिलाफ एक प्लान बनाकर लाती थी और शिवम दुबे हर बार उस प्लान में फंस जाते थे। इसके अलावा 2 और प्लेयर्स का नाम लिया गया, लेकिन इन खिलाड़ियों की तारीफ करी गई है। ये खिलाड़ी थे संजू और आयुष मात्रे। चेन्नई सुपर किंग्स के मुताबिक ये दोनों अब की बार के खराब सीजन में चेन्नई के लिए सिल्वर लाइनिंग की तरह थे। संजू के बल्ले से 2 सेंचुरी आई, उन्होंने 1-2 हाफ सेंचुरी भी लगाई और एक्सपर्ट्स का मानना था कि जब जब संजू चले चेन्नई जीता। इसी तरह आयुष मात्रे एक पॉजिटिव की तरह इस रिव्यू मीटिंग में देखे गए। उनके स्ट्रोक मेकिंग की और उनके फियरलेस अप्रोच की इस मीटिंग में काफी तारीफ हुई। खैर, रिव्यू मीटिंग का पॉइंट नंबर 3, चेन्नई का अगला कोच कौन। चेन्नई इस वक्त एक कोच की तलाश में है और रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मीटिंग में यह डिस्कस किया गया कि अगला कोच किसको होना चाहिए। 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, एक माइकल हसी और दूसरे एंड्रू फ्लिंटॉफ। चेन्नई सुपर किंग्स का स्टाफ इन दोनों में से किसी एक को अपना अगला कोच बनाना चाहता है। माइकल हसी इसमें लीड में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो चेन्नई की रिपोर्ट स्टाफ के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले कई सालों से चेन्नई के बैटिंग कोच भी रहे हैं। इससे पहले चेन्नई ने अपने 18 साल के हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग से किनारा कर लिया था। सीएसके टीम मैनेजमेंट या ऑलरेडी ये कह चुका है भैया कि जो भी नया कोच आएगा उसको अपने हिसाब से सपोर्ट स्टाफ चुनने और प्लेयर ट्रेड रिटेंशन रिलीज करने की आजादी भी होगी। यहां पर एक बात और बतानी जरूरी है, जो कि चेन्नई का जो भी कोच होगा चेन्नई का, उसको चेन्नई की बाकी फ्रेंचाइजी जो कि साउथ अफ्रीका और अमेरिका T20 क्रिकेट में खेलती है उसका भी कोच बनना पड़ेगा। इसलिए किसी भारतीय खिलाड़ी जैसे धोनी या फिर सुरेश रैना के नाम की चर्चा नहीं हो रही है। खैर, रिव्यू मीटिंग का आखिरी पॉइंट, ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिटनेस कैंप के बाद चेन्नई सुपर किंग्स में यह बात डिसाइड हो गई है कि कौन से प्लेयर्स को ट्रेड विंडो में बाकी टीमों के लिए ऑप्शन बनाकर रखना है। चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने एक ऐसा रोड मैप बनाया है, इसके हिसाब से उन्होंने देखा है कि कौन से खिलाड़ी हैं जो उनको चाहिए, वो खिलाड़ी किस टीम में है और इसके बदले में वो कौन से खिलाड़ी को दे सकते हैं। पहले खबर आ रही थी कि मुंबई के साथ अगर हार्दिक पांड्या की डील होती है तो चेन्नई शिवम दुबे देगा। अब शायद वो डील नहीं हो रही है, लेकिन चेन्नई ने अभी भी शिवम दुबे का ऑप्शन खुला रखा है, क्योंकि शायद उनको जडेजा का रिप्लेसमेंट चाहिए जो कि प्रशांत वीर में नहीं मिला, और इसीलिए उनको एक बड़ा भारतीय ऑलराउंडर चाहिए जो कि वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं। चेन्नई ये बात जानती है कि गुजरात को एक मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए जो और वो वॉशिंगटन सुंदर के बदले शिवम दुबे लेना चाहेंगे। इस वजह से शिवम दुबे का ऑप्शन अभी भी खुला रखा है। इसके अलावा चेन्नई का मैनेजमेंट खलील अहमद, सरफराज खान और अगर बदले में कोई बड़ा प्लेयर मिल रहा है तो आयुष मात्रे को भी ट्रेड विंडो में रिप्लेसमेंट तौर पर देख रहा है। डिपेंड करता है बाकी टीम से कौन प्लेयर आ रहा है, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि चेन्नई ट्रेड विंडो में आपको कम से कम एक ट्रेड करती तो दिखेगी। इतनी सब मेहनत इसलिए हो रही है ताकि एक वक्त पर चैंपियन रही टीम चेन्नई अब की बार किसी तरीके से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। क्या लगता है आपको, 2027 में चेन्नई प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी, या फिर आपको लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बदलने वाला जब तक कि मेगा ऑक्शन नहीं आता, चेन्नई की टीम का कुछ नहीं होने वाला? जो भी आप सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताना। वैसे मुझे तो एक और चीज जाननी थी रिव्यू मीटिंग में, मैं जानना चाहता था क्या धोनी के ऊपर कोई डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ, क्या धोनी आईपीएल 2027 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या फिर एक आखिरी मैच खेलकर रिटायर हो जाएंगे। इस बारे में कोई डिस्कशन सुनाई नहीं दी है। आप बताइएगा आपको क्या लगता है, धोनी 2027 में चेन्नई के साथ खेलेंगे, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, और क्या इस पूरे सीजन फिर से वो गोली देने वाले हैं अपने फैंस को? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मेटा ने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को 5 घंटे के लिए हटा दिया था, बाद में रीजन दिया कि ये टेक्निकल ग्लिच है। डू यू बिलीव मेटा इन दिस? एब्सोल्युटली नॉट। और इसीलिए मेटा को अब इस बार अच्छे से ग्रिल भी किया जाए, क्योंकि यदि एविडेंस नहीं होते थे तो ये लोग एल्गोरिथम का एक्सक्यूज देके बच जाते थे। और फिर उन्होंने बैक टू बैक गलतियां की। एक साइड आप CSAM प्रमोट कर रहे हो, दूसरे साइड प्राइम मिनिस्टर का वीडियो हटा देते हो 5 घंटे, और फिर कहते हो टेक्निकल ग्लिच है। उनका CJP का जो ट्विटर हैंडल है वो CJP_2029, तो वो क्लियर है ना कि वो तो इलेक्शन के लिए है, उनको नीट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि पूरे यूपी के अंदर कुछ नहीं तो 7000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल ओवरऑल क्रिएट, मैंने एनालिसिस करके दिया था। हर जब ये आंदोलन चल रहा था उसी दौरान आप हर सिटी का देखो CJP हैंडल मिलेगा आपको विद फॉलोअर्स। क्यों? यूपी में इलेक्शन। एक मिनट, मेटा, इंस्टा और फेसबुक दोनों की बात, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी और सेक्सुअल इंटरेस्ट, हाँ, ये LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति आपका क्या रुझान है, ये उसको कैसे पता लगेगा? वो आपको 24 घंटे सुन रहा है, वो आपकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर रहा है। जिन बच्चों ने गालियां दी हैं, जिनके वीडियोस वायरल हुए हैं, जिनका फेस पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, वो कभी इंटरनेट से हमेशा के लिए हट सकता है, वाइप आउट हो जाएगा, या वो डेटा हमेशा रहेगा? कभी भी नहीं हटेगा, कभी भी नहीं। कोई चाहे तो हटवा सकता है? सवाल ही नहीं उठता। पैसा देके भी नहीं होगा? कुछ नहीं। ये जो सी जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, इससे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। झारखंड प्रोटेस्ट का उतना वायरल नहीं हो रहा है, क्या हो गया? पैसा कम पड़ गया होगा।